टू दी ब्यूटी सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईफा शाहीन, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईफा, मर्द हो या औरत, एज तो सब नहीं करना है और फिर कहा भी जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो फिर हम अपनी स्किन को एज के अकॉर्डिंगली कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब ख़वातीन हैं, हम लोग तो फेशियल्स करवा लेते हैं, पॉलिशर्स करवा लिए, पॉलर्स चले गए, लेकिन लड़के भी यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल आके उन्हें भी मतलब इतना अपना वो कॉन्शियस हो गए हैं कि वो भी सैलून्स जाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं। तो किस एज में स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए? इस तरह है कि अगर आप स्किन केयर की बात करें, स्किन केयर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑब्वियसली आई हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन एस्थेटिक्स एज वेल, तो स्किन स्पेशलिस्ट होने के लिहाज से तो मैं ये कहूँगी कि स्किन की केयर आपकी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ पैदा होने से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कि टिल टीन एजेस वो स्किन की केयर माओं के हाथ में होती है और जो वो अपने रूटीन उसके साथ ही के अच्छे से अच्छे सोप से बच्चों को नहला रही हैं और मॉइस्चराइज भी कर रही हैं और जो भी ऑयलिंग जो एक रूटीन चीज़ें तो वो अच्छी मेंटेन रहती है। खाना पीना भी माँ के हाथ में होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा मेंटेन होता है और उस टाइम तक फिक्र भी नहीं होती और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि टीन एजेस में आके स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है और वो आपको लेट 20s या 30s में ही स्टार्ट करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीन एजेस में आपको पता है कि एक ह्यूज लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टीन एजर्स जो हमारे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टिल 18-19 ईयर ऑफ एज, जो नॉट ओनली इन पाकिस्तान वो वर्ल्ड ओवर उनको बहुत स्किन प्रॉब्लम होती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं जो आप एक तरह से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। उसके साथ स्किन केयर करना, स्किन केयर ये कि कुछ हम कहते हैं कि लड़के लाऊ बाली होते हैं, बट आजकल लड़के भी स्किन केयर के मामले में बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी कि नो मैटर इफ़ आई एम ए स्किन स्पेशलिस्ट, पर अपने क्लिनिक में और जहाँ भी मुझे चांस मिलता है, आपकी हेल्दी स्किन स्टार्ट होती है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से। उसमें आपकी जागने सोने की रूटीन जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ की बिल्कुल ऑल टुगेदर डिस्टर्ब्ड है। कोई ये रातों को जागना वो फैशन बन गया हुआ है और वो ये कि दैट इज़ अ नॉर्मल ही है कि रातों को जागना है, दिन में सोना है। वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हैं। अब रातों को जागने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है। अब जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर से बताना चाहूँगी कि जो यूवी लाइट्स होती हैं, वो यूवी लाइट्स आपकी स्क्रीन से भी आ रही हैं। वो सिर्फ सन नहीं है जो आपको यूवी लाइट दे रहा है, तो वो भी आपकी स्किन की एजिंग को एक तरह फासन कर रहे हैं, उसकी रेट को तेज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा देर फ़ोन्स देखते हैं तो आपके अजीबोगरीब किस्म के पोस्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से नेक पे लाइंस ज़्यादा पड़ना, आँखों के गिर्द हल्के पड़ना रातों को जागने की वजह से, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपके। और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो चीज़ें साथ में हैं जो कि एक विशियस सर्कल में इसको कहते हैं कि एक से दूसरी चीज़ और उससे तीसरी चीज़ ख़राबी की तरफ से। अब करना क्या चाहिए? अब उसके अलावा डाइट, फास्ट फूड का बहुत जल्दी से जो भी मिले वो खा लो, उसमें यही है कि बर्गर्स और पिज़्ज़ा। उसके अलावा घर में भी जो फूड, अगर आपका रिफाइंड फूड में ज़्यादा कहूँगी कि जो ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स हैं या कोई बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो आपकी स्किन पे भी उसी तरह ख़राब असरात लाता है। ज़्यादा शुगरी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करना, एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करना, या आपकी एक्नी को, आपके जो पीसीओएस के प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को मोटापा, ओबेसिटी आना, क्योंकि वैसे ही लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया हुआ है कि टीवीज़ के और स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्किन केयर पे, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से। उसमें ये चीज़ आती है कि आपने अपना एक मैं बिल्कुल सिंपल रूटीन बताऊंगी जो हर कोई फॉलो कर सके। एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सपेंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आएँ तो वो अफोर्डेबल नहीं होता। दूसरा, कई बच्चे उनके पास टाइम कम होता है, कई तो चाहते हैं कि 8-10 स्टेप वाली रूटीन ना हो तो उनकी तसल्ली नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना फेस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे किसी अच्छे फेस वॉश से। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए भी है? अब लड़के 8 से 10 स्किन केयर स्टेप कर लेंगे? अब उसमें मैंने आपको ये बात की, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि वो अगर कोई करना चाहता है दोनों तो के लिए, अप टू देम, दोनों के लिए। लड़कों की स्किन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी लड़कियों की, क्योंकि आप देखें आजकल इमेज जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी जॉब के लिए जाए, कहीं पे जाए, और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉरी मैं नाम अपना करेक्ट करूं, माय नेम इज डॉक्टर ईमा, दैट इज ईवा। तो उसमें इस तरह कि एक आपने अच्छा फेस वॉश, वो कोई भी अच्छा फेस वॉश हो सकता है जो आपकी स्किन को सूट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, एक्नी प्रोन है, वो आप जो है वो कलर फ्री, ऑर्डर फ्री
सबको सूट करता है। कुछ लोगों की ज़्यादा एलर्जी प्रोन स्किन होती है, इसमें हर चीज़ से एलर्जी होने लगती है, तो कलर फ्री ऑर्डर फ्री यूजली सबको सूट करता है। आप वो कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। स्किन की pH 5.5 है, pH बैलेंस्ड मिलते हैं, उसके साथ आपकी स्किन अच्छी। उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइजर अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, अगर बहुत ऑयली है तो ज़ाहिर आप ऑयली बेस वाला नहीं लगाएंगे, जेल फॉर्म्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। मॉइस्चराइज करें, मॉइस्चराइज करने के साथ आप सीरम्स, आजकल हाइलुरोनिक एसिड सीरम इज़ वेरी गुड जो हाइड्रेशन के लिए। अगर आपकी एक्ने प्योर स्किन है तो उसमें नाइसिनामाइड, जिंक सीरम्स वगैरह। उसके अलावा विटामिन सी का सीरम वो कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं कि आप ये नहीं कि हर सीरम अलग अलग चाहिए। हाइलुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में अगर विटामिन सी है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो सन प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। और फॉलोड बाय दैट, ये पहले आप सीरम वॉश किया, अपना जो भी सीरम में लगाया उसे कुछ सेकंड्स दें, हल्का सा ड्राई हो जाए, मॉइस्चराइजर लगाएं। उसके बाद आप एक अच्छा सन ब्लॉक, अगेन जो आपकी स्किन टाइप को सूट कर रहा है वो ज़रूर लगाएं। उसके बाद ये कि अगर आप मेकअप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जब भी जैसे आप अपना काम वगैरह ख़त्म हुआ है उसके बाद आके आपने मेकअप को एक दफ़ा अच्छी तरह रिमूव ज़रूर करना है। डबल क्लिनजिंग एवरीबडी नोज दीज डेज के, अच्छा कोई भी माइसेलर वाटर या कोई इस तरह की चीज़ उससे साफ़ करें, फिर अच्छे फेस वॉश से वॉश करें, और फिर अगेन वही वाली जो आपने चीज़ें रिपीट करनी है वो कर सकते हैं। रात को रूटीन थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। आपने फेस को अपने वॉश किया, वॉश करने के बाद जो रात को, स्पेशली अगर आप लेट 20s 30s में जा चुके हैं तो एंटी एजिंग हमारा सबका कंसर्न होता है। स्किन में सन ब्लॉक्स और रेटिनॉइड्स, ये वो चीज़ें जो रिसर्च से प्रूवन है कि आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। तो रेटिनॉइड वाले कंपाउंड्स जो हैं वो आपने रात को लगाने हैं, क्योंकि उससे सन से सेंसिटिविटी होती है। आपने फेस को वॉश किया, उसके ऊपर अपना वो रेटिनॉइड वाला सीरम लगाया, उसके साथ जो है आप रात को ऑब्वियसली सन ब्लॉक रिक्वायर्ड नहीं है, मॉइस्चराइजर लगाएं और ओवरनाइट सो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप अंडर आई सीरम्स वगैरह भी यूज़ करें, ताकि वहाँ भी हाइलुरोनिक एसिड की कमी की वजह से या पिगमेंटेशन, आंखें थका चुके हैं हम सारे, वो इस तरह के कैफीन टाइप कंपाउंड्स होते हैं जो थोड़ी सी ब्राइटनेस देते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करें। तो ये बिल्कुल एक सिंपल स्किन केयर रूटीन है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। अच्छा डॉक्टर ईमा, ये तो हो गई ओवरऑल स्किन केयर, मतलब कोई भी कर सकता है, लेकिन अब वो लोग जो स्पेसिफिक एज क्रॉस कर चुके हैं, वो ख़वातीन जो अपने लेट 30s में हैं या वो मर्द जो अपने लेट 30s में या 40s में आ रहे हैं, अब उनकी स्किन केयर का टाइम निकल गया क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से की नहीं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स हो सकते हैं कि अब वो अपने आप को उस एज में मेंटेन कर लें? देखिए अगेन यही है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लाइफस्टाइल है हमारे। अक्सर लोगों को, अब द अदर डे मैं इसी तरह एक पोस्ट पढ़ रही थी कि हमारी जो जनरेशन की वालदा वगैरह उनके सबको जॉइंट प्रॉब्लम हो गई हुई है। उनसे पहली जनरेशन को नहीं थी, हमारी वाली जनरेशन को ख्याल आ गया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए तो वो शायद बच जाएं। सेम हेयर कि अगर आपने नहीं भी किया है सोफा, जो मैंने 30s 40s में आके एक्सरसाइज की बात की, तो अब ये कि एटलीस्ट आप उसको मजीद खराब होने से रोक सकते हैं। वही प्रोसेस तो आप, हाँ, यही वाली जो आपको स्किन केयर बताई, अब वो ये कि डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, कई और तरह के भी सीरम के कौन सा है वो आपका जो ट्रेंड डॉक्टर है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ये तो एक इस तरह की रूटीन है जो हर कोई, लेकिन आपने मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है, आपने फेस वॉश ज़रूर करना है, आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, और रेटिनॉइड का इस्तेमाल मोस्टली लोगों के लिए, बहुत कम लोग इस तरह से जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेंट रिएक्शन आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़ाहिर है उससे आप वो। और इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि रेटिनॉइड जो है, क्योंकि अब बात हुई फीमेल्स की प्रेगनेंसी की, आप रेटिनॉइड जो है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लगा सकते, यानी आपने लगाना भी नहीं है। खाना तो एक दूर की बात है, बिल्कुल नहीं लगाना है। इसलिए अगर ये मैं नहीं कहूँगी कि आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन एज सून एज आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप उसको इस्तेमाल करना फ़ौरन बंद कर दें। तो अच्छा, ये आप ज़रूर जो है ये इफ़ यू आर इन 30s और 40s तो ये काम स्टार्ट कर दें, एटलीस्ट आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी, करेगा आपको। अच्छा डॉक्टर ईमा, फेशियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फेशियल्स पहले तो हम सुनते थे कि केमिकल्स होते हैं या ये या वो, तो फेशियल वाकई में क्या रंग गोरा करता है, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? देखिए फेशियल जहाँ तक ये है कि पार्लर्स पे फेशियल्स जो हो रहे हैं उसमें तो केमिकल्स नो डाउट हैं। अब केमिकल्स हैं, आप जो आप रंग गोरा करने की बात कर रही हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जिससे आपकी स्किन के बालों का रंग हल्का हो जाता है, तो उसके साथ स्किन की अपर लेयर से थोड़ा सा वो ब्लीच आउट हो जाता है। लेकिन कोई भी जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो केमिकल इतना हार्श है कि हर 15 दिन के बाद लगाना। उसके बाद जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही होती हैं स्किन पे, क्रीम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता नहीं है कि क्या लगा रहे हैं।
कई आप इसको मेडिकेटेड फेशियल मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि ये मेडिकेटेड है, अब उसमें कौन सी मेडिसिन है वो एटलीस्ट डॉक्टर को नहीं पता कि क्या है, वो वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाकी बात आ गई कि हमारे पास जो फेशियल्स अवेलेबल होते हैं उसके हर फेशियल के बिहाइंड एक साइंस है। चाहे हाइड्रा फेशियल हो गया, चाहे आपका फोटो फेशियल हो गया, चाइना डॉल वो पील, या PRP को वैम्पायर फेशियल, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जिनके डिफरेंट फ़वाइद हैं। अब आप कई दफ़ा ये कि ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि जो मैंने हाइड्रा फेशियल कराना है, लेकिन आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी है, तो जो भी आपका प्रोफेशनल जो ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन होगा वो कहेगा इस वक्त बहुत एक्टिव एक्नी है, इस वक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब ये कि आप जाके लैंड कर जाते हैं किसी पार्लर में कि नहीं मैंने करवाना ही करवाना है, और वो तो फिर दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो फिर अगर आपको एक्नी है तो फिर कौन सा फेशियल करवाना चाहिए? देखिए, एक्नी के साथ ये है कि एक्नी के में अब अगर आपकी माइल्ड एक्नी है या जस्ट कॉमेडॉन्स हैं, उसमें हाइड्रा फेशियल कैन हेल्प। उसके अलावा ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी है, अब उसकी भी डिफरेंट अब उसकी सिवियरिटी होती है, माइल्ड मॉडरेट से बहुत दाने मोटे मोटे बन गए हैं वो, उसके ऊपर हम ये कोशिश करेंगे पहले आप उसको ट्रीट करें। उसके साथ ये है कि अगर जो है वो ओपन पोर्स वगैरह ज़्यादा हैं या आप स्किन की लाइटनिंग चाह रहे हैं, उसमें आपका जो है ये हम जो कार्बन फेशियल कहते हैं वो हेल्प कर सकता है। तो अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि उसमें ये नहीं है कि ये अगर एक्नी है तो ये वाला फेशियल, आपको मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं और उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा फेशियल पर अकॉर्डिंगली रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर आपकी ने ये डिसाइड करना है कि ये मैंने जाके करवाना, तो जब तक आपको बहुत सिवियर एक्नी है तो पहले उसको ट्रीट करा लें, उसके बाद आप फेशियल्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, हम हर्बल फेशियल के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो ये किस लिए करवाया जाता है हर्बल फेशियल? देखिए, हर्बल फेशियल मैं अगेन आपको ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि इसको मेडिकेटेड फेशियल कहते हैं, वो कि जी ये तो जो है मेडिकेटेड फेशियल करवा लें, तो सारी डर्माटोलॉजी और एस्थेटिक सो फार मतलब मैंने जितनी पढ़ी उसमें इस तरह की चीज़ का कोई नाम नहीं है और हमें नहीं पता उसमें कौन सी मेडिसिन है। अब हर्बल में मैं कहूँगी कि अगर कोई प्रॉपर ट्रेंड हर्बलिस्ट है जो हर्ब्स को अच्छी तरह जानता है, वो उस पर बेहतर कमेंट कर सकता है, क्योंकि हर्ब्स के अंदर भी वही केमिकल्स हैं नेचुरली अकरिंग जिनको आप मुख्तलिफ चीज़ों को, जी हल्दी की ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो हर तरह की रेडनेस को कम करती है। फिर उसके बाद टी ट्री के अंदर ये है कि जी टी ट्री को कहते हैं कि एक्नी के लिए, लेकिन वो आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है। तो ये दिस इज़ अ क्रॉस ओवर कुछ चीज़ों का हम क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे चलते हैं, तो उस पर बात ये होती है कि जिसका प्रूवन रोल है और फिर उन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हीं को सिंथेसाइज किया जाता है, तो वही केमिकल। तो कई दफ़ा ये होता है कि केमिकल्स आर नॉट ऑल दैट बैड, ऑर्गेनिक भी जो चीज़ें नेचुरली वो नेचर से ही आपने ढूंढी है और निकाली है, तो इसमें कोई हर्बलिस्ट बेहतर कमेंट कर सकेगा। डॉक्टर, मैं इसी के साथ अगर आपके पास फेशियल का टाइम ही नहीं है तो फिर कितने वक्फे के साथ ब्लीच करनी चाहिए? देखिए, मैं ब्लीच तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हार्श केमिकल। लेकिन लड़कियां आजकल कर रही हैं। लेकिन लड़कियां कर रही हैं। अब ये है कि अगर कोई गलत काम, सब रात को जाग रहे हैं, सब जंक फूड खा रहे हैं, सब बैठ के टीवी के आगे घंटों लगा रहे हैं, तो अगर कोई एक गलतुल आम जिसको कहते हैं कि माशरे में एक चीज़ कॉमन हो गई है और वो गलत है तो वो ठीक नहीं हो जाती। तो अगेन मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल माइल्ड सी वो अगर ज़्यादा ग्रोथ है तो लेज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपके मोटे थिक बाल हैं। अगर आपकी जिसको वो पीची फर्स कहते हैं कि वो आ गई है तो दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम करती है कि नहीं मैं आई कैन नॉट बियर विद इट, तो आपका ये जो मैंने आपको ये बताया है कि हमारा क्यूसिच एंटी एग लेज़र होती है, उससे भी हेयर ब्लीच हो जाते हैं। अच्छा। तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसके अलावा ये है कि अगर आप एटलीस्ट अपनी स्किन को उतना डैमेज नहीं करना चाहते, आप कोई फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो है वो आपके फेस रेजर्स भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा जो है कई दफ़ा वैक्स, वो भी है कि आपकी अपर लेयर थोड़ी बहुत डैमेज होती है, लेकिन एटलीस्ट ब्लीच आपकी स्किन को डीपर डाउन आपकी स्किन की सेल्स को, लेयर्स को डैमेज कर रहा है, तो ब्लीच तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, हम अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि जो लोग हैं ना, लड़कियां स्पेशली अपने फेस का बहुत ख्याल रखती हैं लेकिन हाथों पाँव को बहुत इग्नोर करती हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि अपने हाथों पाँव का भी ख्याल रखें? स्किन हार्ड हो जाती है, रफ सी लुक आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि ये है कि हाथ तो खास तौर से क्योंकि वो हर वक्त यूज हो रहे हैं हर जगह, और वो हाउस होल्ड में चाहे माएँ हो, सिंपल आसान तरीन तरकीब ये है, बहुत लंबी आप रूटीन में नहीं भी जाते, जब भी आपने हाथ वॉश किया, अगर तो किसी डिटर्जेंट में गए तो उससे अपने नॉर्मल सोप के साथ अच्छी तरह वॉश करें, ताकि अगर कोई डिटर्जेंट के रिमेन्स रह गए
तो जो साबन, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, तो वो उतर जाएं। और उसके बाद ये है कि आप मॉइस्चराइजर, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है, अगर बहुत ड्राई है तो चाहे रात को आप सादी पेट्रोलियम जेली लगा लें। वो जब हल्के से आपके गीले हाथ हैं, विद इन 3 मिनट्स कहते हैं, हल्के से गीले हाथ सिंपल, उसके ऊपर आप अपने वॉश बेसिन के ऊपर साइड पे रखें, जो भी मॉइस्चराइजर है फ़ौरन लगा लें। तो ये ईजीएस्ट है। और पाँव का भी यही है कि एटलीस्ट रात को जब आप सोने लगे हैं तो एक दफ़ा पाँव को अच्छी तरह वॉश करके पूरे दिन वो आपका बोझ उठा के